चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए एक मॉलिक्यूल है, कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4। इसमें एक कार्बन एटम से 4 क्लोरीन एटम्स जुड़े हुए हैं। हाँ। अब हम बेसिक केमिस्ट्री से तो जानते हैं कि कार्बन क्लोरीन बॉन्ड काफी पोलर होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन की तरफ ज्यादा खिंचे रहते हैं। एग्जैक्टली। तो कॉमन सेंस तो यही कहता है कि CCl4 मॉलिक्यूल को भी हाईली पोलर होना चाहिए। बिल्कुल। पर मजे की बात यह है कि CCl4 असल में एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, बिल्कुल न्यूट्रल। ये कैसे हो सकता है? ये जो पहेली है ना, ये असल में केमिस्ट्री के बहुत ही मजेदार कोने की तरफ इशारा करती है। अच्छा। और इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए आज हम हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स चैप्टर के एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्से की गहराई से छानबीन करेंगे, पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स। और ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये कंपाउंड्स मतलब हमारी डेली लाइफ का हिस्सा हैं। रेफ्रिजरेटर्स में जो गैसेस होती हैं, उनसे लेकर खेतों के पेस्टिसाइड्स तक, और इंडस्ट्री में सॉल्वेंट्स में भी। ये हर जगह है एक्चुअली। और जैसा कि हम देखेंगे, इनका हमारे एनवायरनमेंट पर भी बहुत गहरा और लॉन्ग लास्टिंग असर होता है। सही बात है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। तो बिल्कुल बेसिक लेवल पे शुरू करते हैं। ये पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स आखिर हैं क्या? बिल्कुल आसान शब्दों में अगर कहूं तो पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें एक ही कार्बन के ढांचे पर 2 या 2 से ज्यादा हैलोजन एटम्स लगे होते हैं। हैलोजन्स मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडाइन। हाँ भाई। इमेजिन एक सिंपल हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल है, जैसे मीथेन CH4। उस पर जब एक क्लोरीन एटम लगता है तो मोनोक्लोरोमीथेन बनता है और उसकी प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं। अब सोचिए कि उसी मॉलिक्यूल पर हम एक एक करके हाइड्रोजन हटाकर 2, 3 या 4 क्लोरीन एटम्स लगा दें। एग्जैक्टली। और यहीं पर चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। हर एडिशनल हैलोजन एटम मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींचता है। इंडक्टिव इफेक्ट जिसे कहते हैं। हाँ बिल्कुल। ये CX बॉन्ड्स की रिएक्टिविटी को प्रभावित करता है और बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी जैसी फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी काफी हद तक बदल देता है। फंडामेंटली ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें मल्टीपल हैलोजन्स हैं। ओके। लेकिन की आइडिया ये है कि इन हैलोजन्स का असर जुड़ता जाता है, एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है, और इसी वजह से इनका केमिकल बिहेवियर उन कंपाउंड से बिल्कुल अलग हो जाता है जिनमें सिर्फ एक हैलोजन होता है। ओके। तो कॉमन सेंस तो यही कहता है कि एक हैलोजन की जो प्रॉपर्टी है, 4 हैलोजन लगाने पर वो प्रॉपर्टी 4 गुना हो जाएगी। हाँ। मतलब अगर एक क्लोरीन एटम मॉलिक्यूल को रिएक्टिव बना रहा है तो 4 क्लोरीन एटम्स उसे सुपर रिएक्टिव बना देंगे। सिंपल मैथ। और यही सबसे बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मल्टीपल हैलोजन्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं और रिएक्टिविटी सीधी सीधी नहीं बढ़ती। अच्छा। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है क्लोरोफॉर्म, मतलब CHCl3, और कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। क्लोरोफॉर्म जिसमें 3 क्लोरीन है काफी रिएक्टिव होता है, पर कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसमें क्लोरीन ज्यादा है वो क्लोरोफॉर्म से कहीं ज्यादा इनर्ट और स्टेबल है। एक मिनट, ये बात मुझे ठीक से समझ नहीं आई। लॉजिक तो कहता है कि 4 क्लोरीन एटम्स 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेंगे तो कार्बन को और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और रिएक्टिव बना देना चाहिए। हाँ बिल्कुल। ये उल्टा स्टेबल कैसे हो गया? बहुत अच्छा सवाल है और यही इस टॉपिक का कोर है। ये तो बड़ा अजीब है ना? हाँ है तो। क्या ये कुछ ऐसा है जैसे एक टीम में इतने ज्यादा स्टार प्लेयर्स आ गए कि वो एक दूसरे के रास्ते में आने लगे और टीम की ओवरऑल परफॉर्मेंस गिर गई? हाँ, ये सोचने का एक बहुत अच्छा तरीका है। आप इसे स्टेरिक हिंड्रेंस या क्राउडिंग से जोड़ सकते हैं। इसे एक और एंगल से देखते हैं। ओके। पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स को एक पावर प्लांट की तरह सोचें और इसके पास मल्टीपल जनरेटर्स हैं, यानी हमारे हैलोजन्स। ठीक है, पावर प्लांट विद जनरेटर्स। तो एक जनरेटर यानी मोनोहैलोजन कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचता है, पावर जनरेट करता है। ओके। 2 जनरेटर्स मतलब डायहैलोजन मिलकर और ज्यादा पावर से खींचते हैं। लेकिन जब 4 जनरेटर्स जैसे CCl4 में एक साथ काम करते हैं तो वो कार्बन एटम पर इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रेन डाल देते हैं कि पूरा सिस्टम ओवरलोड हो जाता है। ओवरलोड। हाँ, और पैराडॉक्सिकली ये ओवरलोड सिस्टम को बेहद स्टेबल और अनरिएक्टिव बना देता है। मॉलिक्यूल एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से जैम हो जाता है। या फिर इसे क्राउडेड कॉन्सर्ट की तरह भी देख सकते हैं। कैसे? एक हैलोजन मतलब नॉर्मल क्राउड, पर 4 हैलोजन्स मतलब कॉन्सर्ट इतना जैम पैक्ड है कि कोई हिल भी नहीं सकता। अच्छा। मॉलिक्यूल के बॉन्ड्स लॉक्ड इन हो जाते हैं जिससे उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। वाह, ये एनालॉजी भी बहुत अच्छी है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? मतलब केमिस्ट्स ने इस कॉन्सेप्ट को अलग से समझने की जरूरत क्यों महसूस की? देखिए,
ये कॉन्सेप्ट हमें CCl4 और CFCs जैसे कंपाउंड्स की अनयूजुअल प्रॉपर्टीज को समझने में मदद करता है। अच्छा। इसके बिना हम ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि CCl4 नॉन पोलर क्यों है या CFCs इतने स्टेबल क्यों थे कि उन्हें दशकों तक रेफ्रिजरेंट्स में यूज किया गया। ये कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि केमिस्ट्री सिंपल एडिशन नहीं है। मतलब एटम्स का कलेक्टिव बिहेवियर उनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग हो सकता है। एग्जैक्टली। ठीक है, ये एनालॉजीज तो समझ में आ गई। पर क्या लैब में हम इस डिफरेंस को देख सकते हैं? क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड का बिहेवियर असल में कितना अलग होता है? बहुत ज्यादा। ये एक क्लासिक लैब एक्सपेरिमेंट है। अगर आप दोनों को एक टेस्ट ट्यूब में लेकर एक्वस KOH सोल्यूशन, जो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, के साथ रिएक्ट कराएं तो नतीजे बिल्कुल अलग होंगे। ओह। मुझे याद है अपने कॉलेज लैब में ये रिएक्शन सेटअप करना एक स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंट होता था। एक टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन साफ साफ हो जाता था और दूसरी में CCl4 घंटों तक वैसा का वैसा पड़ा रहता था। अच्छा, ऐसा क्यों? क्लोरोफॉर्म में ऐसा क्या है जो CCl4 में नहीं है? क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3 रिएक्ट करेगा क्योंकि उसके कार्बन पर 3 पावरफुल इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग क्लोरीन एटम्स हैं जो उससे जुड़े उस अकेले हाइड्रोजन को बहुत एसिडिक बना देते हैं। अच्छा, तो वो हाइड्रोजन वल्नरेबल हो जाता है। हाँ, वो तीनों क्लोरीन मिलकर उस अकेले हाइड्रोजन को बहुत वल्नरेबल बना देते हैं, जिसे KOH का OH नेगेटिव आसानी से हटा सकता है। और यहीं से रिएक्शन शुरू होता है। ओके। और CCl4? ऑन द अदर हैंड, CCl4 में कोई हाइड्रोजन है ही नहीं। इट्स लाइक अ फोर्ट्रेस विद नो डोर्स। राइट। KOH के पास अटैक करने के लिए कोई कमजोर पॉइंट ही नहीं है। चारों CCl बॉन्ड्स इतने स्टेबल और सिमेट्रिकली अरेंज्ड हैं कि KOH उन्हें तोड़ नहीं पाता। और टेक्नोलॉजी में इस एक्सट्रीम स्टेबिलिटी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो CFCs ही रहे हैं। बिल्कुल। CFC12 यानी डाइक्लोरोडाइफ्लोरोमीथेन, CF2Cl2 एक फुली हैलोजनेटेड कंपाउंड है। क्लोरोफॉर्म की तरह इसमें कोई वल्नरेबल CH बॉन्ड नहीं है। इस वजह से ये ट्रोपोस्फेयर में यानी हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर में एक्सट्रीमली स्टेबल और इनर्ट था। और नॉन टॉक्सिक भी था, नॉन फ्लेमेबल। हाँ, नॉन करोसिव भी। रेफ्रिजरेशन के लिए एक ड्रीम केमिकल था। तो ये तो एक आइडियल केमिकल लगता है। इतना स्टेबल और इनर्ट कि किसी से रिएक्ट ही नहीं करता। रेफ्रिजरेशन के लिए परफेक्ट। इसमें फिर गड़बड़ कहाँ हुई? गड़बड़ इसकी परफेक्शन में ही थी। यही एक्सट्रीम स्टेबिलिटी एक बहुत बड़ी लायबिलिटी बन गई। अच्छा। क्योंकि CFCs ट्रोपोस्फेयर में डिग्रेड नहीं हुए, वो धीरे धीरे सालों साल ड्रिफ्ट होते हुए ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंच गए, जहां ओजोन लेयर है। एग्जैक्टली। स्ट्रेटोस्फेयर में हाई एनर्जी UV रेडिएशंस होती हैं जो ट्रोपोस्फेयर तक नहीं पहुंचती। इस हाई एनर्जी ने CCl बॉन्ड को तोड़ दिया, जिससे क्लोरीन फ्री रेडिकल्स रिलीज हुए और ये क्लोरीन रेडिकल्स ओजोन लेयर के लिए तबाही लेकर आए। ये रेडिकल्स करते क्या हैं? एक अकेला क्लोरीन रेडिकल ओजोन यानी O3 के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके उसे ऑक्सीजन O2 में तोड़ देता है। ओह, तो ये एक साइकिल है। हाँ, एक कैटालिटिक साइकिल। इसका मतलब है कि एक क्लोरीन रेडिकल डीएक्टिवेट होने से पहले हजारों लाखों ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इट्स लाइक अ टाइनी पैकमैन ऑन अ रैम्पेज। वाओ। और इसी वजह से ओजोन लेयर में छेद होने लगे। तो जो खूबी जमीन पर ब्लेसिंग थी, वही आसमान में जाकर कर्स बन गए। सही कहा। क्या ये स्टेबिलिटी कॉजिंग ट्रबल वाली कहानी सिर्फ CFCs तक ही सीमित है या ये एक कॉमन पैटर्न है? ये एक बहुत कॉमन पैटर्न है और इसका दूसरा बड़ा एग्जाम्पल है DDT। वो पेस्टिसाइड जिसे मच्छरों को मारने के लिए बहुत यूज किया गया। हाँ, डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। ये भी एक पॉलीहेलोजन कंपाउंड है। ये एक कमाल का इंसेक्टिसाइड था। मलेरिया जैसी बीमारियों को रोकने में इसने बहुत मदद की और इसकी इफेक्टिवनेस का राज भी उसकी एक्सट्रीम केमिकल स्टेबिलिटी ही थी। एग्जैक्टली। ये लंबे समय तक एनवायरनमेंट में बना रहता था। लेट मी गेस, यही स्टेबिलिटी बाद में प्रॉब्लम बन गई। एग्जैक्टली। क्योंकि ये स्टेबल था, ये एनवायरनमेंट में ब्रेकडाउन नहीं हुआ। बारिश के पानी के साथ ये मिट्टी और नदियों में पहुंच गया। वहां छोटे एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स ने इसे अब्जॉर्ब किया, फिर छोटी मछलियों ने उन ऑर्गेनिजम्स को खाया, बड़ी मछलियों ने छोटी मछलियों को, और फिर पक्षियों ने उन मछलियों को खाया। फूड चेन में ऊपर जाता गया। हाँ, और हर स्टेप पर DDT ऑर्गेनिज्म की फैट टिश्यूज में जमा होता गया और फूड चेन में ऊपर जाते जाते इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती गई। इस प्रोसेस को बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं।
और इसका नतीजा? नतीजा ये हुआ कि फूड चेन के टॉप पर मौजूद पक्षियों जैसे ईगल्स और हॉक्स के शरीर में डीडीटी की कॉन्सेंट्रेशन जानलेवा स्तर तक पहुंच गई। ओह नो! इससे उनके अंडों के छिलके पतले होने लगे और टूट जाते थे, जिससे उनकी आबादी तेजी से गिरने लगी। एक बार फिर केमिकल स्टेबिलिटी, जो लैब में एक एसिड थी, नेचर में एक डिजास्टर बन गई। वाओ, ये तो वाकई एक बड़ा पैटर्न है। ओके, तो हमने रिएक्टिविटी और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की बात कर ली, लेकिन अब वापस आते हैं हमारे ओरिजिनल सवाल पर, जिसने ये सारी बातचीत शुरू की थी। हाँ, CCl4 वाला। CCl4 में 4 पोलर CCl बॉन्ड्स हैं, तो मॉलिक्यूल को पोलर होना ही चाहिए। ये नॉन पोलर कैसे हो सकता है? इसका जवाब मॉलिक्यूल के शेप में, उसकी ज्योमेट्री में छिपा है। ज्योमेट्री? हाँ, इसका कारण है मॉलिक्यूलर सिमेट्री। CCl4 की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है। आप इसे कैमरा ट्राइपॉड की तरह इमेजिन कर सकती हैं, जिसके सेंटर में कार्बन एटम है और चारों तरफ क्लोरीन एटम्स। हाँ, तीनों पैरों के सिरों पर और ऊपर कैमरे की जगह पर एक-एक क्लोरीन एटम है। ओके, अ परफेक्ट सिमेट्रिकल शेप। एग्जैक्टली। अब हर CCl बॉन्ड का अपना एक डाइपोल मोमेंट है, एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन कार्बन से क्लोरीन की तरफ है। लेकिन टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री इतनी परफेक्ट और सिमेट्रिकल होती है कि ये चारों बॉन्ड डाइपोल्स 3 डायमेंशनल स्पेस में एक दूसरे को परफेक्टली कैंसिल आउट कर देते हैं। जैसे एक टग ऑफ वॉर का खेल हो, जिसमें 4 टीमें बराबर ताकत से चारों ऑपोजिट डायरेक्शंस में रस्सी खींच रही हैं। बिल्कुल। नतीजा ये होगा कि रस्सी का सेंटर अपनी जगह से हिलेगा ही नहीं। व्हाट अ परफेक्ट एनालॉजी। बिल्कुल यही होता है। चारों इंडिविजुअल फोर्सेस कैंसिल आउट हो जाते हैं और नेट मॉलिक्यूलर डाइपोल मोमेंट 0 हो जाता है। अच्छा। और इसीलिए पोलर बॉन्ड्स होने के बावजूद पूरा CCl4 मॉलिक्यूल नॉन पोलर कहलाता है। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी बात सिखाता है कि बॉन्ड पोलैरिटी और मॉलिक्यूलर पोलैरिटी ये 2 अलग-अलग चीजें हैं। करेक्ट। किसी बॉन्ड का पोलर होना गारंटी नहीं करता कि मॉलिक्यूल भी पोलर होगा। शेप मैटर्स। बिल्कुल नहीं। कभी-कभी जैसा CCl4 में होता है, सिस्टम ओवरलोड होकर पैराडॉक्सिकली स्टेबल हो जाता है। सही है। रिएक्टिविटी का ट्रेंड नॉन लीनियर होता है। CCl4 CHCl3 से कम रिएक्टिव है, ये की टेक अवे है। दूसरी बात, मॉलिक्यूल की असली पर्सनालिटी यानी उसकी पोलैरिटी उसकी 3D शेप तय करती है, ना कि सिर्फ उसके इंडिविजुअल बॉन्ड्स। CCl4 इसका बेस्ट एग्जांपल है। बिल्कुल। ज्योमेट्री इज डेस्टिनी, एटलीस्ट इन केमिस्ट्री। बॉन्ड पोलैरिटी एक लोकल प्रॉपर्टी है, जबकि मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एक ग्लोबल प्रॉपर्टी है। और तीसरी, जो शायद सबसे जरूरी है, कि लैब में किसी केमिकल की स्टेबिलिटी वाली खूबी असल दुनिया में एनवायरनमेंट के लिए खतरनाक अभिशाप बन सकती है। एब्सोल्युटली। CFCs और DDT दोनों की कहानी यही बताती है। इन कंपाउंड्स की केमिकल स्टेबिलिटी ही इनके एनवायरमेंटल परसिस्टेंस का कारण बनती है। प्रिसाइसली। इस लेसन को सीखने के बाद ही साइंटिस्ट्स ने CFCs के ऑल्टरनेटिव्स बनाने शुरू किए, जैसे HCFCs और HFCs। हालांकि बाद में पता चला कि HFCs पावरफुल ग्रीनहाउस गैसेस हैं, तो अब उन्हें भी फेज आउट किया जा रहा है। तो ये कांस्टेंट चैलेंज है यूटिलिटी और एनवायरमेंटल सेफ्टी के बीच बैलेंस बनाना। ओके, लेट्स क्विकली रिकैप। जरूर। कोर आइडिया, पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स में 2 या ज्यादा हैलोजेंस होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज इंडिविजुअल हैलोजेंस का सिंपल सम नहीं, बल्कि उनका क्यूमुलेटिव इफेक्ट तय करता है। की एनालॉजी, इन्हें एक पावर प्लांट की तरह सोचें, जहां बहुत ज्यादा जनरेटर्स मतलब हैलोजेंस सिस्टम को ओवरलोड करके पैराडॉक्सिकली स्टेबल बना देते हैं। क्रूशियल एग्जांपल, CFCs की स्टेबिलिटी ट्रोपोस्फेयर में रेफ्रिजरेशन के लिए एक ब्लेसिंग थी, पर स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंचकर ओजोन लेयर के लिए कर्ज बन गई। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लैरिटी पॉइंट, हमेशा याद रखें कि बॉन्ड पोलैरिटी और मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एक ही चीज नहीं है। CCl4 जैसे सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स पोलर बॉन्ड्स होने पर भी नॉन पोलर हो सकते हैं। आज की बातचीत एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। किसी केमिकल की स्टेबिलिटी लेबोरेटरी में एक बहुत ही डिजायरेबल प्रॉपर्टी मानी जाती है, लेकिन जैसा हमने CFCs और DDT के केस में देखा, यही स्टेबिलिटी एनवायरनमेंट के लिए एक बहुत बड़ी लायबिलिटी बन सकती है। तो जब हम नए केमिकल्स डिजाइन करते हैं, तो क्या हमें सिर्फ उनकी इमीडिएट यूजफुलनेस के बारे में सोचना चाहिए, या फिर दशकों बाद एनवायरनमेंट पर होने वाले उनके असर के बारे में भी सोचना हमारी जिम्मेदारी है?